हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है ये ऑन बेस्ड है ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, प्री के हो या मेंस के हो। देन जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड है सेकेंडली। थर्डली हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस है प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, उसके लिहाज से मैं चीजें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसमें जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, जितना आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इन ब्रीफ चीजें आपको समझ में आ सकती है उतना बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप जब आर्टिकल खुद से पढ़े तो आप इसको समझ पाए और एग्जाम के लिहाज से रेलेवेंट रहे। तो कुछ पेंडिंग एनालिसिस रह गई थी 9-10 का, तो उसको मैं आज कवर कर दूंगा और 11 का अभी हमारी टीम उसको प्रस्तुत कर रही है, तो शाम तक मैं उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके, बाकी इसमें एडमिशन के बारे में डिटेल्स मेंशन किया हुआ है और हाइलाइट्स दी गई है। किसी चीज को और बारीकी से जानना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। ध्यान रखिएगा हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है जो इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो बात करता है अबाउट एंटी कंपटीशन के बारे में। ओके, या फिर आपका जो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस रहता है कि जो आपकी बड़ी जायंट कंपनीज होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल गूगल जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे सर्च इंजन का सर्विस हो गया, या फिर ऐप का जो प्लेटफॉर्म है गूगल प्ले स्टोर उसका सर्विस हो गया, या फिर मेल का सर्विस हो गया, ये प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी आप गुड्स में देखें तो डिफरेंट तरह की जो जायंट कंपनीज है। ओके, जैसे आपका पेप्सिको हो गया, या फिर आपका और डिफरेंट तरह के जो फूड के आपके प्रोडक्ट्स है। ओके, तो ये जो जो भी जायंट कंपनीज है, ओके, इन डिफरेंट फील्ड में, तो इन कंपनीज के पास क्या होता है, आपका जो कैपिटल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ह्यूज होता है। देन जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है ह्यूज होती है, मार्केट कैप्चर भी क्या होता है, ह्यूज होता है। और ये कंपनियां जो है क्या करती है, सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ जनरलाइज करके, लेकिन पर्टिकुलरली देखा जाता है कि ऐसे टैक्टिक्स अपनाते हैं बिजनेस के, जिससे क्या होता है आपके जो छोटे छोटे बिजनेस प्लेयर्स है वो टिक नहीं पाते हैं, और एक जो कंपटीशन का माहौल रहना चाहिए वो डिस्टॉर्ट हो जाता है बाय दिस जायंट कंपनीज। तो जायंट कंपनी में अभी गूगल का नाम सामने उभर के आया है कि इसमें मुद्दा क्या है कि गूगल क्या करती है, इसके सर्च इंजन में या फिर इसके जो आपका गूगल प्ले स्टोर है उसमें उन्हीं एप्स को या फिर सजेशंस को आगे रखती है जो गूगल खुद से बनाती है। ओके, इनका खुद का जो सर्विस है वो हमेशा टॉप में रहता है, चाहे वो आपका कम स्टार ही हो, उसमें रिव्यू खराब ही हो, तो ये टॉप में रहता है। और जो अगर अच्छी भी सर्विस है कोई, तो उसको क्या करते हैं, प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे रखते हैं। सेकेंडली, अभी गूगल का क्या है, आप समझ लीजिए अलग अलग कंपनीज के साथ भी टाई अप हो सकता है या होता है कि एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन रहता है कि हमारा ऐप ऊपर आना चाहिए, तो इससे गूगल को बेटर रेम्यूनरेशन, बेटर कमाई होती है। तो उससे क्या होता है, जो कंपटीशन का माहौल है वो बिगड़ता है, जो आपका एक लिबरल फ्री मार्केट इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। क्योंकि जो कंपटीशन है वो इम्परफेक्ट नहीं होना चाहिए, कंपटीशन शुड बी परफेक्ट। कोई छोटा स्टार्टअप अगर एक ऐप बना रहा है और वो रिव्यू वाइज अच्छा है, क्वालिटी उसकी अच्छी है, उसमें सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर रहा है, तो वैसे चीजों को जो कंज्यूमर रिव्यू करते हैं उनको टॉप में प्रायोरिटी में रखना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि गूगल के अगेंस्ट केस आया, ये इंडिया में नहीं, यूएस का केस है, तो केस आया इसके अगेंस्ट की ऐसा मोनोपोलिस्टिक जो आपका टेंडेंसी है वो देखा जा रहा है गूगल में, और ये मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहा है, इम्परफेक्ट कंपटीशन को दर्शा रहा है। तो भी ये आर्टिकल जो है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक तो आपका जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में जो आपका फ्री इकोनॉमी होता है उसमें कैसे हम परफेक्ट कंपटीशन ला सकते हैं, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन से क्या होता है, इकोनॉमी डिस्टॉर्ट होती है। ओके, या फिर जो आपके नए उभरते हुए जो एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप से, इनको जगह नहीं मिल पाती है।
और कोई एक कंपनी या फिर 2-4 कंपनी गिनी चुनी जो क्या करती है, कोई एक जगह में बेस बना के वर्ल्ड में मार्केट फैलाती है, तो इन्हीं का खाली सर्विस रहता है। तो इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी खत्म होती है, एंटरप्रेन्योरशिप खत्म होती है। ओके, फिर आपका जो देश है उनके बीच में भी एक आपका इकोनॉमिक डिसपैरिटी आप देख सकते हैं। तो अभी आप अगर यूएसए देखें तो टेक जायंट है, गूगल हो, फेसबुक हो, अमेजन हो। ओके, तो अभी क्या करना है, मार्केट में जो कंपटीशन है उसको परफेक्ट रखना है, मोनोपोलिस्टिक जो टेंडेंसीज है उसको कम करना है। ओके, तो पूछा जा सकता है परफेक्ट कंपटीशन क्या है। देन आपको कभी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस की जा सकती है, ओके, या फिर की जाती है। तो अभी जैसे एयरलाइंस में अगर देखें, ओके, जो एयरलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो कोई जो जायंट एयरलाइन होता है ना, वो क्या करता है, प्रीडेटरी प्राइसिंग लगाता है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या है, जानबूझ के टिकट का दाम बहुत कम रखना, ताकि क्या हो, आपके जो बाकी एयरलाइंस है, छोटे एयरलाइंस है या फिर जिनका कैपिटल कम है, वो एक समय तक वाइप आउट हो जाए, क्योंकि वो मैच नहीं कर पाएंगे प्राइस को, क्योंकि खर्चे मैच नहीं होंगे अगर प्राइस को मैच करने गए। ओके, तो बाकी जो बड़ी कंपनी है वो क्या है, एक बार लॉस झेल के भी वो क्या करेगी, आपका एयरलाइंस को चलाएंगे, लेकिन बाद में क्या होगा उसका, जब बाकी जो छोटी कंपनीज है वो जब आउट हो जाएगी रेस से, तो ये क्या करेंगी, अपना मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस चलाएंगे कि जितना मन किया टिकट का प्राइस रखा। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली कंज्यूमर को लॉस होता है। दूसरा, जो उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स है उनका लॉस होता है। एक जो लिबरल एनवायरनमेंट होता है, फ्री एनवायरनमेंट होता है फॉर टू सस्टेन बिजनेस और टू फ्लोरिश बिजनेस, ओके, वो नहीं रहता है। तो इसी के लिए क्या है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर नजर रखनी जरूरी है कि कोई भी, ओके, मैं गूगल बोल के नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी बिजनेसेस में मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, जो क्या है आपका एंटी कंपटीशन है, कंपटीशन के अगेंस्ट जाता है। एंटी कंपटीशन हुआ मतलब एंटी इनोवेशन भी हो गया, और सोसाइटी में अगर इनोवेशंस के खिलाफ चीजें जाती है तो क्या होता है, सोसाइटी ग्रो नहीं कर पाती है, इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती है। ओके, कुछ चंद कैपिटलिस्ट ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कैपिटलिज्म का जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी है, ओके, ये एक बैड, इसका क्या है, आपका ट्रेट है, आप कह सकते हैं। तो जब भी कैपिटलिज्म के ऊपर पूछा जाता है, तो उसका जिस तरह से पॉजिटिव है कि कैपिटलिज्म की वजह से ही कंपटीशन आया है, इनोवेशन आया है, एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट हुई है, लेकिन इसके वजह से ही क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन को किल भी किया जा सकता है बाय मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। ओके, तो इसके ऊपर प्री में, मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। अभी इंडिया में अगर देखें तो हमारा क्या है, कंपटीशन एक्ट है। ओके, तो उस कंपटीशन एक्ट के तरह ही तहत ही क्या आता है, आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, जो एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। पूछा जा सकता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, ये स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन स्टैट्यूटरी है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो क्या करती है, नजर रखती है। जैसे कि हाल ही में आपका फेसबुक, सॉरी नॉट फेसबुक, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर आपका ऑर्डर जारी किया था कि वो प्रीडेटरी प्राइसिंग नहीं लगा सकते या फिर प्राइस को बहुत घटा नहीं सकते हैं। अगर प्राइस को ज्यादा घटाते हैं तो बाकी जो मार्केट है वो कोलैप्स हो जाएगा। जैसे मोबाइल ही है, तो अभी आप किसी स्टोर में जाएंगे तो बहुत सस्ता आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वही चीज आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उसका एक्चुअल कॉस्टिंग से क्या करेंगे, आपका जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो सस्ते में बेचेंगे। ओके, क्योंकि वो बेच भी सकते हैं क्योंकि बल्क में खरीदते हैं, लेकिन इससे कंपटीशन बिगड़ता है। ओके, जो शहर है डिफरेंट, उनके जो आपके जो सेलर्स है, ओके, या फिर जो शॉप्स है, वो एक समय पे जाके बंद हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, लिबरल इकोनॉमी के अगेंस्ट है। ओके, तो ये चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मैंने ओवरव्यू इसका एक देने की आपको कोशिश की। तो देख सकते हैं पास्ट में पूछा गया है, डिस्कस द एथिकल एंड रेगुलेटरी, तो ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। ओके, GS3 में पूछा है, लेकिन क्या एथिकल है ये, नो, नॉट एट ऑल एथिकल। ओके, तो क्या रेगुलेटरी चैलेंज है। अभी जो रेगुलेटर्स है, ये रेगुलेटर्स को भी क्या करते हैं, आपका इनको भी बाईपास कर देते हैं। जो जाइंट कंपनी से केस कर देंगे कोर्ट में जाके, क्योंकि इनके पास क्या है, आपका कैपिटल बहुत ज्यादा रहता है। इट मीन्स ये क्या करते हैं, देश की सोवरेनिटी को भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारे देशों के जीडीपी से भी इनका जो कमाई है बहुत 3-4 गुना 10 गुना ज्यादा है। ओके, तो ये सोवरेनिटी के लिए भी, देश का जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्या है, एक कंट्री का एलिमेंट है, उसको भी ये चैलेंज कर सकते हैं, डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
ओके, तो बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी क्वेश्चंस कैसे पूछी गई है पास्ट में इस टॉपिक को लेके वो दिया गया है, इसको एक बार पढ़ेंगे तो इससे आपको आइडिया मिलेगा। ओके, व्हाट रोल शुड द स्टेट प्ले इन एंश्योरिंग लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब एक इक्वल फील्ड देना जरूरी है इन डिजिटल मार्केट। ओके, देन आप फिर से देख सकते हैं हाउ कैन रेगुलेशन कीप आप विथ फास्ट इवॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल जायंट। तो जायंट जो है, बड़ी कंपनियां जो हैवी कंपनियां है, ह्यूज कंपनी से, उनके ऊपर एक रेगुलेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सजेस्ट अ बैलेंस फ्रेमवर्क, लेकिन कहा गया है कि बैलेंस फ्रेमवर्क, इतना ओवर रेगुलेशन भी ना करे कि कंपनी देश छोड़ के ही भाग जाए, वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। परफेक्ट कंपटीशन हो वैसा एक माहौल बनाना जरूरी है बाय द गवर्नमेंट, बाय द रेगुलेटरी बॉडीज। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंसस। तो सेंसस आपके डेकेड में एक बार होता है। तो 1872 से ही चालू हो गया था इंडिया में, फिर 1872 बाय लॉर्ड मायो, तो इसीलिए मायो को फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कहा जाता है। फिर 1882 से आपका सिंक्रोनाइज तरीके से सेंसस होने लगा और ये कंटिन्यू रहा टिल 2011। लेकिन 2011 के बाद 2000 आपके 21 तक होना था सेंसस, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 सेंसस को डिफर कर दिया गया। ओके, पॉसिबल नहीं था, उस समय कंडीशंस नहीं थी सेंसस के लिए। तो अभी सेंसस आपका 2026 में अभी इसको किया जाना है और बाय 2027 तक इसका डेटा को पब्लिश किया जाएगा। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि सेंसस सिग्निफिकेंट क्यों है। तो सेंसस पहला बात तो है कि आपका स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है देश के लिए, देश का पॉपुलेशन का डेटा प्रोवाइड करता है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कुछ पॉलिसी बनाएंगे तो वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी होना चाहिए, इंपेरिकल पॉलिसी होना चाहिए, डेटा ड्रिवन पॉलिसी होनी चाहिए। अभी आपका कोई भी स्कीम लेता है तो वो स्कीम किसको बेनिफिट करेगा। अभी सपोज समझ लीजिए पॉवर्टी एलिवेशन के लिए कोई स्कीम है, तो उसके लिए पता तो होना पड़ेगा कि कितनी पॉवर्टी है। ओके, या फिर वुमेन के लिए कोई स्कीम ले रही है या फिर गर्ल चाइल्ड के लिए कोई स्कीम ले रही है, तो उसके लिए पता तो होना पड़ेगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, कितना परसेंटेज है। उस हिसाब से क्या होगा, आपका पॉलिसी बनेगा, रिसोर्स एलोकेट होगी, उस हिसाब से आपका क्या होगा, चीजें को इवोल्यूशन किया जाएगा। तो इसीलिए सेंसस क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेटा प्रोवाइड करता है। उस डेटे से हम क्या कर सकते हैं, बेटर पॉलिसी बना सकते हैं। एक हमको बेटर पैरामीटर मिलेगा कि ये प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे सॉल्व किया जाना है। ओके, तब क्या है, आपका जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि देश को वेलफेयर बनाना है, जन कल्याण करना है। ओके, वेलफेयर स्टेट बनाना है, तो वेलफेयर स्टेट के लिए क्या है, लोगों का कल्याण करना है। तो लोगों का कल्याण करने के लिए ये तो जानना है कि कितनों का कल्याण हुआ है, कितनों का नहीं हुआ है, उसके लिए ये जरूरी है। ओके, और इस बार का सेंसस जरूरी इसीलिए भी है, अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो इसमें कास्ट सेंसस को इनैमोरेट किया जाना है, जिससे पता चलेगा कि जो सोशियो इकोनॉमिकली पिछड़ी हुई जो आपकी पॉपुलेशन है, उनको गवर्नमेंट कैसे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फिर से आपकी पॉलिसी रिवैम्प कर सकती है और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकती है बाय वेलफेयर पॉलिसीज, बाय रिजर्वेशन पॉलिसीज कैसे आगे बढ़ा सकती है। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत 33% रिजर्वेशन देना है वुमेन को इन लोकसभा एंड इन स्टेट असेंबलीज। तो उसके लिए अभी क्या है, सेंसस के बाद ही वो डिलिमिटेशन होगा अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी डिलिमिटेशन के लिए क्या है, पॉपुलेशन के बारे में जानना जरूरी है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है। उस हिसाब से क्या किया जाएगा, आपकी एक तो वुमेन को वुमेन के लिए सीट रिजर्व की जाएगी आफ्टर डिलिमिटेशन, एंड देन डिलिमिटेशन भी होगा। ओके, दो मुद्दे मैंने एक ही बात में कह दिया है कि वुमेन रिजर्वेशन एज वेल एज डिलिमिटेशन। कि 543 सीट है तो इसको बढ़ाना घटाना जो है उसी को कहा जाता है डिलिमिटेशन, और उसी में वुमेन का जो रिजर्वेशन है 33% उसको भी इंश्योर करना है। तो इसीलिए जो सेंसस है इस बार का बहुत सिग्निफिकेंट है, और एज इट इज सिग्निफिकेंट सो पूरा चांसेस है ये एग्जाम में पूछा जाएगा आने वाले समय पे। ओके, वो स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका यूपीएससी हो, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें मैंने इसको अभी आज मैं थर्ड टाइम समझा रहा हूँ। बाकी जो डेटा है, पहले सेंसस का जो आइडिया है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसी में मेंशन किया गया था पहली बार। फिर आईने अकबरी जो है
ओके, उसमें भी मेंशन किया गया है। फिर आपके जो रीजनल, आप जिस भी रीजन से देख रहे हैं, बिहार से, एमपी से, यूपी से, राजस्थान से, तो वहां पे भी क्या है, कोई ना कोई आपका राजा था जिसने उस समय पे सेंसस किया था। ओके, जैसे आहूम ड्यूरिंग आहूम रूल इन असम। ओके, आहूम किंगडम के समय असम में सेंसस चालू हो गया था। ओके, ताकि बेटर डेटा कलेक्ट की जा सके, बेटर आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बनाई जा सके। ओके, तो इसमें सभी ध्यान रखिएगा। लास्ट कास्ट सेंसस जो था, एक्सेप्ट एससी एंड एसटी, हाँ, एससी एसटी का सेंसस हो रहा है। ओबीसी का जो सेंसस है उसको ड्रॉप कर दिया गया था 1931 में, तो उसको अभी क्या करेगा, 2026 के बाद इसको इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। फिर सेंसस कौन से एक्ट के तहत होता है वो भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। फिर कहाँ मेंशन था, हिस्टोरिकल कोई बुक है क्या, अर्थशास्त्र है, तो ये सब चीजें क्या है, आपकी स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकती है एग्जाम में। ओके, तो इन चीजों में थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने बताया कि कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दिया हुआ है, देखिए 1/3 सीट का जो रिजर्वेशन है। ओके, तो ये चीजें देख लीजिएगा। फिर एफॉर्मेटिव एक्शन ली जा सकती है, जो मैंने अभी बताया, कास्ट एनमोरेशन हुआ, तो एफॉर्मेटिव एक्शन मतलब क्या, डेवलपमेंटल एक्शन बाय दी गवर्नमेंट फॉर दी सोशो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, हाउ इज इंडिया प्लानिंग टू लोकलाइज ईवी मैन्युफैक्चरिंग। तो कैसे हम जो ईवी का मैन्युफैक्चरिंग है, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो अभी फ्यूचर क्या है हमारा, ग्रीन है। अगर हम ग्रीन फ्यूचर की ओर नहीं बढ़ेंगे, ओके, ठीक है, मुद्दे को थोड़ा और आगे से लेते हैं। अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए वार्मिंग ज्यादा हो रही है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का फेनोमेना कहते हैं। इसके वजह से आपका इम्पैक्ट जो है ह्यूमन के ऊपर हो या फिर ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर हो, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और एक समय ऐसा आएगा, अभी अगर आपका स्टेप्स नहीं लिया गया, कि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अभी सस्टेन करने में दिक्कतें आ रही है बिकॉज ऑफ आपका क्लाइमेट चेंज। तो अभी क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है, पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ओके, तो इन सभी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल वार्मिंग, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है, ग्रीन हाउस गैस, वो बढ़ रहा है। तो अभी अगर हम देखें कि आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। अबाउट 30% जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैस का, ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। इस चीज को पहले समझना जरूरी है। तो अभी इसके लिए करना क्या है कि 30% जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है, इसको भी कट करके जीरो में लाया जा सके, या फिर 2, 3, 4 में भी लाया जा सके, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बहुत दूर कम कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी क्या की जा रही है कि जो आपका फॉसिल फ्यूल से जो गाड़ी चलती है, पेट्रोल, डीजल, ओके, तो इसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ तो एग्जॉस्ट नहीं होगा, धुआं नहीं निकलेगा और उससे पोल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए अभी जरूरी क्या है कि ईवी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में डिजायर्ड लेवल पे नहीं है। ओके, और जो भी आपका कंज्यूमर बेस है वो भी बहुत कम है, लगभग 1-2% ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है टोटल व्हीकल में। ओके, तो इसको क्या करना है, 1-2% से 98-99% तक ले जाना है। तो उसके लिए जरूरी क्या है, हमें मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर। तो अभी जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, आपके हमारे देश के जो जायंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ानी जरूरी है। ओके, 2 व्हीलर्स में हो, 4 व्हीलर्स में हो, या फिर आपके ट्रक हो, बस हो, उसमें भी हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना हो, ताकि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को कम किया जा सके। और हमारा जो टारगेट है अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट COP21, एंड देन जो हमारा पंचामृत स्ट्रेटेजी है COP26, ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का ही क्या है, फर्दर इंप्रूवमेंट है पंचामृत स्ट्रेटेजी, जिसमें बाय 2070 हमें आपका नेट जीरो बनना है ग्रीन हाउस गैस में। तो उसके लिए अभी से हमें क्या करना पड़ेगा, ये मेजर्स लेनी पड़ेंगे। तो अभी पूछा जा सकता है सीधा सीधा, ऐसे तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करने के लिए क्या गवर्नमेंट इस डिफरेंट पॉलिसीज ले रही है, उसमें आप ईवी हो, ओके, सूर्य घर योजना हो, ओके, नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हो, ये सभी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन कभी आपको ये पर्टिकुलरली ये सिंगल पॉइंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कर रही है सेंटर आपका,
जो कस्टम ड्यूटी है इंपोर्ट में वो घटा रही है, ताकि जो आपके इंटरमीडिएट गुड्स है, तो जैसे क्रिटिकल मिनरल आता है बाहर से, जिससे आपके जैसे लिथियम का जरूरत होता है टू मैन्युफैक्चर बैटरी फॉर कार, फॉर बाइक, ओके, तो उसमें क्या कर रही है, कस्टम ड्यूटी को घटा रही है, और डिफरेंट अदर पार्ट्स के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटा रही है। क्योंकि जब इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब जो डिफरेंट गुड्स लग के गाड़ी बनेगी, उनके ऊपर जब कस्टम ड्यूटी कम होगा तो क्या है, आपका मैन्युफैक्चरिंग ठीक रहेगा। प्लस मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ ईवी बनाने से नहीं होगा, चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अवेलेबल करना होगा, लोकल रोड्स में, हाईवे में, डिस्ट्रिक्ट रोड में, स्टेट हाईवे में, तो इन सभी चीजों में ध्यान देना जरूरी रहेगा। ओके, तो ओवरऑल मैंने आइडिया आपको बताया, आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी है 2010 से ही डिफरेंट पॉलिसीज ले रही है। फिर अगर आप फेज 2 में देखें तो 15 से 19 तक फेम 1 आया था, फिर 19 के बाद फेम 2 आया है। फेम मतलब क्या, इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में ये सभी चीजें पूछी जा सकती है। फेम 1 किससे रिलेटेड है, ओके, फिर फेम का क्या फुल फॉर्म है, ये सभी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ओके। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीजें देखनी जरूरी रहेंगी। इसी के साथ और भी ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल मिनरल को एक्सप्लोर करने के लिए भी हमने आपका 30 क्रिटिकल मिनरल्स को लिस्ट किया है, ओके। फिर जो आपका खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है, वो आपके डिफरेंट रीजन में जहां आपका क्रिटिकल मिनरल्स अवेलेबल है, उसमें आपका पार्टनरशिप कर रही है विथ डिफरेंट कंट्रीज, ओके। क्योंकि अभी आपका क्रिटिकल मिनरल में और ईवी मैन्युफैक्चरिंग में चाइना सबसे डोमिनेंट है, ओके। तो उस डोमिनेंस को हमें घटाना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, क्रिटिकल मिनरल्स में और डिफरेंट अदर पार्ट्स जो लगते हैं उसमें, ओके। क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते ही क्या है, आपके सेमीकंडक्टर, डिफरेंट अदर चिप्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए क्रिटिकल मिनरल जरूरत होगा, ओके। जो हमारे पास अभी क्या है, हमारी पोटेंशियलिटी है, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो स्किल का गैप है, R&D का गैप है, ये सभी करना पड़ेगा, ओके। फिर कंपटीशन का एक गैप है, उसको भी फील करना पड़ेगा, ओके। फिर आपका जो मार्केट है उसमें भी गैप है, उसको भी फील करना पड़ेगा, और लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज भी लाने पड़ेंगे। क्योंकि लोगों को अभी भी लगता है कि जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी है वही सही है, वो ज्यादा आपकी उसका जो एनर्जी है ज्यादा है, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, मीटिंग इंटरलोक्यूटर्स। तो अभी इंटरलोक्यूटर्स कौन होते हैं, जो वार्ता होता है उसको प्रेरण करते हैं, जो बात होती है उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसमें जो आपका पाकिस्तान का जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म एक्टिविटीज है अगेंस्ट इंडिया, तो उसके लिए हम कैसे आपके मेथड्स अपना रहे हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो इसमें हमने देखा कि जब आपका पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद ही हमने आपका हार्ड अप्रोच अपनाया, ऑपरेशन सिंदूर लिया, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी प्ले कर रहे हैं। मतलब कैसे इंडिया एक सिनर्जी मेंटेन कर रहा है, ओके। एक आपका मिक्स्ड या फिर सिंथेटिक डिप्लोमेसी ले रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है कि हमने आपके जो अटैक करना था उनको कर दिया, उनको जो जवाब देना था, जो आपका रिटेलिएट करना था, वो हमने किया। और इसी के साथ अभी हम क्या कर रहे हैं, जो पाकिस्तान एक नैरेटिव शेप कर रहा है वर्ल्ड में, उसको काउंटर करना भी जरूरी है, ओके। तो उसके लिए आपने देखा कि 7 जो डेलीगेशन की टीम है, इंक्लूडिंग अबाउट 59 मेंबर, 33 कंट्री को वो ट्रैवल कर रहे हैं, और वहां पे जो पाकिस्तान का स्वरूप है उसको दिखा रहे हैं थ्रू डायलॉग। तो इससे क्या है, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कि हम टेररिज्म के खिलाफ है और टेररिज्म किसी का भला नहीं कर सकता है, वो हम दो देशों को बता रहे हैं। तो इससे क्या है, जो इंडिया का पोजीशन है टेररिज्म को लेके वो क्लियर होता है, और जो बाकी जो देश है जो इन फ्यूचर वो भी फेस कर सकती है, और बहुत सारे देश फेस कर चुके हैं, तो इनके बीच में क्या है, एक सोलिडारिटी आता है, एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन मेकिंग बनती है, एक जो आपका फेथ होता है अमोंग द नेशंस वो बढ़ता है। और ग्लोबल लेवल पे हमें क्या करना है, कैसे रेस्पॉन्सिबली हर आपके स्टेट एक्टर को क्या करना है, इसके अगेंस्ट खड़ा होना है। तो उसमें इंडिया क्या कर रहा है, अपना जो पहला पहल है वो कर रहा है। तो अभी क्या है, एंटी टेरर एक्टिविटी के लिए, ओके,
हम क्या कर रहे हैं, लीडरशिप दे रहे हैं कि जो टेररिज्म है वो खत्म होना चाहिए। और गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता है, टेररिज्म इज टेररिज्म, और इसमें सभी को सोलिडारिटी दिखानी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं अभी इंडिया के लीडरशिप के बारे में पूछा, ओके, तो फिर इंडिया कैसे क्या स्टैंड रखता है टेररिज्म के अगेंस्ट, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है आपको प्री एज वेल एज मेंस में मदद करेगा। और हम कैसे डिफरेंट डिप्लोमेटिक चैनल्स अपना रहे हैं, ओके, वो सभी चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम में। बाकी थोड़ा देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा आपको, ओके। फिर हम कैसे अपना जो डायस्पोरा है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, ओके। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। फिर यूएनएससी में रिफॉर्म के लिए भी हम बार बार ये चीजें रीइटरेट कर रहे हैं। बाकी इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरीके से फास्ट में क्वेश्चन पूछी गई है, तो इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंडिया एंड मंगोलिया होल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू एनहांस इंट्राऑपरेबिलिटी। तो अभी इंडिया क्या करता है, डिफरेंट नेशन के साथ जॉइंट मिलिट्री ड्रिलिंग या फिर हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि क्या कर सके, जो इंट्रा ऑपरेबिलिटी है। तो इंट्रा ऑपरेबिलिटी क्या होता है कि एक फोर्स दूसरे फोर्स के साथ एक साथ काम कर सके, ओके, या फिर एक दूसरे के जो भी आपके आर्म्स है, एम्यूनिशन है, उनको समझ सके ताकि जब भी जॉइंट ऑपरेशन हो, ओके, अगेंस्ट टेररिज्म, तो दोनों एक साथ ऑपरेट कर सके, एक सिनर्जी के साथ, एक कोऑपरेशन के साथ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, चीजें अच्छी तरह से समझ सके और कोऑपरेट कर सके। वो चाहे आपका एंटी टेरर या फिर काउंटर टेररिज्म आपका जो एक्ट है उसमें हो, देन या फिर सेकेंडली कोई पीस कीपिंग मिशन है यूएन का उसमें हो, या फिर कोई डिजास्टर का जो इवेंट है उसमें आपका, या फिर फेनोमेना है उसमें आपका रेस्क्यू का ऑपरेशन हो, ओके। तो उसके लिए क्या करती है इंडिया, डिफरेंट रीजन के साथ, जैसे सूर्य किरण एक्सरसाइज करती है नेपाल के साथ, संप्रीति नाम का एक्सरसाइज है बांग्लादेश के साथ, ओके। फिर गरुड़ एक एक्सरसाइज है विथ फ्रांस, देन गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज है विथ इंडोनेशिया, ओके। फिर आपका ऐसे करके बहुत सारे एक्सरसाइज है। तो जो इंडिया मंगोलिया के बीच में है वो है नोमैडिक एलिफेंट। तो अभी क्या है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इनके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। तो छोटा सा टॉपिक है, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और प्लस कभी आपका मेंस में कोई क्वेश्चन आया आईआर के ऊपर, दो देशों के बीच के रिलेशन के बारे में, तो आप उसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफेंस जब हम रिलेशन लिखेंगे दो नेशन के बीच में तो हमें टेम्पलेट के हिसाब से लिखना है, ओके। ऐसा नहीं कि आपका जो मन में आया वो लिख दिया आपने, टेम्पलेट के हिसाब से। पहले आप डिप्लोमेटिक रिलेशन लिखेंगे, फिर आप इकोनॉमिक रिलेशन लिखेंगे, फिर आप रिलेशन रखेंगे टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ओके। तो उसी में आप डिफेंस में क्या कर सकते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा भी अब आप कल्चरल रिलेशन के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। तो आप टेम्पलेट जब रखेंगे ना तब आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी लिखने को, ओके। मेंस एकदम इजी है, ठीक है। और प्रीलिम्स में इंफॉर्मेशन प्लस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो अभी नोमैडिक एलिफेंट के बारे में इसमें बाकी चीजें मेंशन की गई है कि कब से फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, 2004 से। तो ये चीजें क्या है मेंस के लिए, आपको याद है कुछ तो लिखने से लिख दीजिएगा, लेकिन प्री में जरूरी होता है कि कब से स्टार्ट हुआ था, ओके। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कब से किया है, और जो हमारे पीएम साहब है करेंट, वो फर्स्ट पीएम है हमारे देश के जिन्होंने आपका मंगोलिया विजिट किया था इन 2015, और हमारा जो पार्टनरशिप है उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया था ताकि दोनों देश स्ट्रैटेजिक लेवल में आपकी कोऑपरेशन कर सके। इसी के साथ एक कल्चरल रिलेशन भी है विथ मंगोलिया, क्योंकि मंगोलिया में क्या है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन रहती है, और बुद्धिज्म का जो आपका इनिशिएशन है वो इंडिया से ही हुआ है। तो एक कल्चरल रिलेशन भी हम देख सकते हैं, ओके। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि अगर मेंस में पूछा जाए तो हम इन पॉइंट में लिख सकें। डिप्लोमेटिक, ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिफेंस भी हमारा क्या है, ठीक है, ओके। फिर आपका कल्चरल रिलेशन भी क्या है, ठीक है। और इसके अलावा भी हम किसमें और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में, ओके। क्लाइमेट रिलेटेड जो मैटर्स है, फिर जो आपके ग्लोबल साउथ के जो मैटर्स है, ओके। वैसे आप एक ओवरव्यू दे सकते हैं। क्वेश्चन भी इसमें देखिए पूछा गया है यूपीएससी में, ओके।
द मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। फिर आपका नोमैडिक एलिफेंट, ओके, 2025 फोकसेस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये इसी बार आया। ओके, सॉरी आया नहीं है, ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, क्षमा कीजिएगा, ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो आ सकती है इन फ्यूचर। तो 25 तो चला गया है, अभी 26 में पूछा जा सकता है। तो किसमें फोकस करता है, काउंटर टेररिज्म में करता है, ओके, प्रिसीजन टारगेटिंग में भी करता है, नेवल वॉरफेयर नहीं है ये, इवन पीस कीपिंग मिशन के लिए भी फोकस करता है। तो ऑप्शन बी होगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 नेवल नहीं होगा खाली। ओके, बाकी मेंस में क्वेश्चन आया तो आपको कैसे पॉइंट आप लिख सकते हैं, छोटा सा इसे इसमें बना के दिखाया गया है, तो बाकी आइडिया जो है इससे आप पिक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया विल प्रायोरिटाइज प्रोटेक्टिंग फार्मर्स इंटरेस्ट ड्यूरिंग ट्रेड टॉक्स विद यूएस सेज यूनियन मिनिस्टर। तो जो आपके यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर के, उन्होंने कहा है कि जो इंडिया यूएस का ट्रेड टॉक होगा उसमें हम हमारे फार्मर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो अभी ध्यान रखिएगा 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिया या फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लिया। लेकिन हमने क्या किया, एग्रीकल्चर में नो डाउट लिबरलाइज किया है, फ्री मार्केट को इनहेंस किया है, लेकिन हमने फिर भी जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर वो लिया है, क्योंकि हमारे जो देश का जो एग्रीकल्चर है या फिर फार्मिंग सेक्टर है उसमें अगर आप देखें तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो आपके वेस्टर्न नेशन के जो प्रोडक्ट है लाइक यूएसए हो, न्यूजीलैंड हो, ओके, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके प्रोडक्ट से क्या है क्वालिटी के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो अभी और प्राइस में भी क्या है, आपका जो वेस्टर्न मार्केट का प्रोडक्ट है वो थोड़ा आपका प्राइस में भी कम्पिटेटिव है। कम्पिटेटिव इट मीन्स कि हमारे प्राइस से कम भी है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। ओके, तो उससे अभी क्या होता है, अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर अभी हमारी गवर्नमेंट आपकी इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, टैक्स ज्यादा लगाती है, अगर ना लगाए तो वो क्या होगा, इंडियन मार्केट में एंटर करेगा और वो बिकने लगेगा और हमारी जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेंगे, और उससे जो डिस्ट्रेस है या फिर स्ट्रेस है वो किसके ऊपर आएगा, रूरल इकोनॉमी में आएगा, हमारे फार्मर्स के ऊपर आएगा। फिर आपका क्या है, जो प्रॉब्लम है डबल हो सकती है, जैसे फार्मर सुसाइड के केस बढ़ सकते हैं। ओके, तो इससे आपका क्या है, जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो डिस्करेज, डिमोरलाइज होंगी। तो इसीलिए क्या है, हम फार्मिंग सेक्टर में लगातार R&D कर रहे हैं। ओके, लगातार जो फार्मर्स है उनको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि हम भी क्या कर सके, हमारे जो प्रोडक्ट है उसको बेटर क्वालिटी में पहुंचा सके। और बेटर क्वालिटी बिना पहुंचाए अगर मार्केट को ओपन करते हैं तो उससे क्या है, कंपटीशन आने से हमारे देश के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में वो मल्टीप्लाई हो सकती है और ये एक बड़ा सोशो पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर सकता है। तो इसी के लिए क्या है, इसमें कहा गया है कि हम हमारे फार्मर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। यूएस के दबाव में आके हम कोई भी ऐसा मतलब आपका ड्यूटी को नहीं घटाएंगे जिससे इंडिया के फार्मर्स का इंटरेस्ट वायलेट हो, ध्यान रखिए। ओके, और हमारा जो खेती बाड़ी है ये सिर्फ हमारा इकोनॉमिक सस्टेनेंसी नहीं है, खेती बाड़ी कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। कैसे कल्चर से जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं अक्रॉस इंडिया जो डिफरेंट फेस्टिवल मनाई जाती है, जो डिफरेंट फोक सॉन्ग है, फोक डांसेस है, वो खेती के ऊपर आपके खेती से ही या फिर खेती का जो कल्चर है उसी से आया है। मतलब एग्रीकल्चर से लोगों का जो सोशियो कल्चर है या फिर जो कल्चर है वो भी बना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आसाम में ही देखें तो आपका रंगाली बिहू है, काती बिहू है, ओके, भोगाली बिहू है, ये क्या है, आपके एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। ओके, हार्वेस्टिंग से जुड़ी हुई है, जब हम आपका कल्टीवेट करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं, इन दो सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सेम चीज आप क्या है अक्रॉस इंडिया भी देख सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ भी देख सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट भी देख सकते हैं। तो इसी के लिए क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसको इकोनॉमिकली फिर कल्चरली प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसमें एक वीकनेस भी है, ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ टैरिफ लगा के अपने देश का जो एग्रीकल्चर है उसको नहीं बढ़ा सकते हैं। ओके, और टैरिफ लगाना, ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लेना, इट मींस क्या, लिबरल इकोनॉमी के अगेंस्ट जाना, खिलाफ जाना, जिस आइडिया को हम सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, समय रहते ही हमारा जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, उसको R&D करके उसका डेवलपमेंट करना जरूरी है और उसको जो उसका जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाना जरूरी रहेगा। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है।
तो अभी तो क्या है, WTO के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स नहीं लेना है, लेकिन WTO में ही आपका SSM भी है, सेफगार्ड मैकेनिज्म, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, जिसके तहत जो डेवलपिंग नेशन है वो अपने एग्रीकल्चर को सेफगार्ड करने के लिए क्या कर सकती है, फार्मर्स को सब्सिडी दे सकती है और फार्मर्स को सपोर्ट कर सकती है बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, और इसको थीम वाइज देखिएगा, क्योंकि इकोनॉमी में 3 थीम होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो ये प्राइमरी थीम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेंड्स फेलिंग आउट। तो फॉलिंग आउट, नॉट फेलिंग, फॉलिंग, फेलिंग हो या फॉलिंग हो एक ही बात है कि कैसे दोस्ती आपकी फेल हो जाती है या फिर कैसे आपकी दोस्ती गिर जाती है एक समय के बाद। और इंटरेस्ट कैसे क्या है, एक परमानेंट डायमेंशन है ह्यूमन रिलेशन का या फिर फ्रेंडशिप का, कि कोई भी आप देखें कि जो फ्रेंडशिप होता है, ओके, उसमें जब तक इंटरेस्ट अलाइंड है तो सही चलता है, जब इंटरेस्ट नहीं अलाइंड हो रहा है तो वो खराब हो जाता है। तो इसमें जो आपके इलॉन मस्क और जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनके बीच जो फ्रेंडशिप हम देख सकते थे इतने दिनों तक, उसमें थोड़ी दरार आई है। तो इसी आर्टिकल को लेके अभी क्या किया गया है, एक आपका फ्रेंडशिप का ये आपका एंगल दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से फ्रेंडशिप जो है इंटरेस्ट में बढ़ती हुई है। और इसमें ये चीज भी दर्शाई गई है कि जो आपका पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में भी क्या होते हैं, अच्छे दोस्त बुरे हो जाते हैं, फॉर पावर पॉलिटिक्स एज वेल एज फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, कि नेशन का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपकी जो फ्रेंडशिप है वो खराब हो जाती है। तो ये एथिकल है, लेकिन पावर पॉलिटिक्स के अपने इंटरेस्ट के लिए जब फ्रेंडशिप खराब होती है तो वो थोड़ा सा अनएथिकल है, लेकिन वो रियल है, अनएथिकल है नो डाउट, लेकिन वही रियलिज्म है, मतलब वो ह्यूमन नेचर है। तो इसमें थोड़ा ह्यूमन नेचर का जो टच है वो भी दिया गया है। तो ये आर्टिकल आपको ऐसे और एथिक्स में मदद करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो यही आज का लास्ट आर्टिकल था। ओके, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कोशिश करूंगा कि बाकी जो 10 और 11 का है उसको भी मैं आपको शाम तक प्रोवाइड कर सकूं। ओके, थैंक यू। आपका कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन आप रखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।